प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा जो अपने पिछले वीडियो हैं आधुनिक भारत का इतिहास, उसकी कड़ी के रूप में हम बात कर रहे हैं कि अंग्रेज़ों के आगमन यानी यूरोपीय जो कंपनियां भारत में आई, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, उसके बाद भारत में हम बात करते हैं ब्रिटिश साम्राज्य की, ब्रिटिश राज की। तो अंग्रेज़ों के आगमन के समय हमने बात की पिछले वीडियो में कि भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। उस राजनीतिक स्थिति में आपने देखा, हम जानते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में कोई सार्वभौमिक राजनीतिक एकता नहीं रही और मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमज़ोर होता गया। क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ और कोई संगठनात्मक शक्ति नहीं रही जो किसी बाह्य शक्ति का डटकर मुकाबला कर पाती। तो वही स्थिति अपन जब राजनीतिक संदर्भ में देखते हैं, उसके बाद हम जब बात करते हैं भारत की अंग्रेजों के समय आगमन के समय भारत की राजनीतिक स्थिति के साथ साथ आर्थिक स्थिति क्या थी, तो आर्थिक स्थिति की हम बात करेंगे इस वीडियो में। जब हम देखते हैं कि भूस्वामित्व किसके हाथ में था, भूमि का, तो मध्यकालीन भारत में भूमि के स्वामित्व के संदर्भ में विद्वानों में अनेक अलग अलग मत रहे हैं। सैद्धांतिक दृष्टि से अपन बात करें तो भूमि का स्वामी सम्राट था, परंतु व्यावहारिक रूप में काश्त करने वाले जब तक भूमि कर लगान देते रहते थे जब तक वे भूमि के मालिक रहते थे। यानी सैद्धांतिक रूप से सम्राट शासक उसका स्वामी था, और लेकिन व्यावहारिक रूप से जब तक काश्तकार जो किसान था वो लगान भूमि कर देता रहता था जब तक वो उसका वास्तविक स्वामी था। साम्राज्य में किसान न तो भूमि को बेच सकता था और न ही उससे अलग हो सकता था। डॉक्टर नोमान अहमद सिद्दीकी का मत है कि किसानों को जमीन बेचने और बंधक रखने जैसे अधिकार नहीं थे। फिर भी किसानों का एक वर्ग जिसे मोरूसी कहा जाता था प्रकार के अधिकारों का दावा करता था, जिन्हें दखलकारी का अधिकार कहा जा सकता है। सामान्यतः किसानों को बेदखल नहीं किया जा सकता था और उसके वंशजों का उनके खेती पर उत्तराधिकार होता था। साथ ही ऐसे किसान जो जमींदारों की अनुमति से खेत जोतते थे और उन्हें जमींदार इच्छानुसार कभी भी बेदखल कर सकता था। वस्तुतः कृषकों का वर्गीकरण कई स्तरों एवं श्रेणियों में हो सकता था। किसान यदि अपनी भूमि को छोड़कर अन्यत्र चला जाता था तो सरकारी कर्मचारियों का आदेश थे कि उसे समझा बुझाकर वापस ले आएं। अब हम बात करते हैं भूमि की श्रेणियों की। तो मुगल काल में भूमि को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। एक खालसा भूमि जो राज्य के सरकारी अधिकार में थी और दूसरी गैर खालसा। मुगलों के शासनकाल में जमींदार जागीरदार अर्ध स्वतंत्र शासक थे। सम्राट उनके आंतरिक शासन में सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं करता था। खालसा भूमि सीधी सम्राट के नियंत्रण में थी। माल गुजारी निश्चित करने के लिए भूमि को पोलज, परती, चाचर और बंजर में बांटा गया था। यह वर्गीकरण भूमि को जोतने पर आधारित था। पोलज वह भूमि थी जिसे प्रत्येक वर्ष जोता जाता था। परती भूमि वो थी जिसे कुछ वर्ष बिना उपज के लिए, बिना पैदावार के लिए उसको खाली छोड़ा जाता था। चाचर भूमि 3-4 साल के लिए अनुजूती छोड़ दी जाती थी और बंजर भूमि वह थी जिस पर 5 साल से अधिक समय तक कोई भी फसल नहीं होती थी। प्रथम दो प्रकार की भूमियों पोलज और परती की 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया, अच्छी, मध्यम और खराब। इन तीनों श्रेणियों की प्रति बीघा औसत उपज को पोलज अथवा परती के प्रति बीघा की सामान्य उपज मान लिया गया था। इन दोनों श्रेणियों की भूमि में विशेष अंतर नहीं था, क्योंकि जिस वर्ष भी प्रति भूमि खेती को जोता जाता था उसकी पोलज के समान ही हुआ करती थी। चाचर भूमि में जब पहले साल खेती होती थी तो निश्चित दर का 2/5वां भाग लिया जाता था और 5 साल खेती होने के पश्चात उस पर सामान्य दर से माल गुजारी वसूल की जाती थी। इस प्रकार बंजर भूमि भी 5 साल के बाद पूरी तरह से माल गुजारी वसूल की जाती थी। कृषि का तरीका एवं फसलें।
खेती प्राचीन ढंग से की जाती थी। हल, कसी, खुरपी, पटेला, हंसिया, बैलों की जोड़ी से अन्नोपार्जन के रूप में लाए जाते थे। सिंचाई के लिए नहरें बहुत ही कम थी। खेती वर्षा पर निर्भर थी। अतः इंद्रदेव की कृपा के सभी अभिलाषी थे। वर्षा के अभाव में प्रजा संतृप्त हो जाती थी, अन्यथा जीवन बड़ा सरल, परिवर्तन शून्य तथा अनुन्नतिशील था। किंतु ग्राम समुदाय अपने में पूर्ण थे। ग्रामवासियों की आवश्यकताएं गांव में ही पूर्ण हो जाती थी। प्रत्येक व्यक्ति अपना नियत कार्य करता था। किसान खेत जोतता था, बोता था, काटता था। उस समय खेतों का क्षेत्रफल कितना होता था यह बताना मुश्किल है। मुख्य फसलों में गेहूं, बाजरा, मक्का, चावल, मटर, तिलहन, गन्ना, रुई आदि थी। फलों में आम तौर पर अंगूर, अनार, केले, खरबूजा, अंजीर, नींबू, खिरनी, जामुन आदि थे। सरकार द्वारा किसानों की सहायता। अधिकांश मुगल शासकों का मानना था कि राज्य की समृद्धि किसानों की समृद्धि पर निर्भर है, क्योंकि एक ओर तो राज्य की आय का मुख्य साधन भू राजस्व था, दूसरी ओर राज्य के अधिकांश जनता कृषि पर आधारित थे। इसलिए उन्होंने कृषकों को हर संभव प्रोत्साहन देने की नीति अपनाई थी। किसानों को अच्छी अन्य तकावी रूप में किसानों को ऋण दिया जाता था। सिंचाई की सुविधाएं प्रदान करने का प्रयत्न किया जाता था। अनावृष्टि, अतिवृष्टि अथवा अकाल आदि के समय दैवी प्रकृति के प्रकोप के समय भी किसानों को राज्य की तरफ से आर्थिक अनुदान और सहायता प्राप्त होती थी। इसके साथ ही फसलों की क्षति का विवरण भी रखा जाता था। जब अधिक वर्षा या बाढ़ के कारण भूमि बिना जुती रह जाती थी, तब किसानों को भीषण कष्ट होता था और कष्ट में किसानों का मदद की जाती थी। सरकारी कर्मचारियों को यह आदेश था कि वो किसानों से कोई अतिरिक्त कर वसूल न करें। इनके साथ ही उदार एवं सदैर्यता का व्यवहार करें। सैनिक अभियानों के समय किसानों की फसल यानी खेती पर किसी प्रकार की क्षति न उठानी पड़ी हो, ये प्रयास किया जाता था। अगर क्षति उठानी पड़ती थी सैनिक आक्रमणों के समय, तो राज्य उसकी क्षति पूर्ति करता था। किसानों की स्थिति। किसानों की स्थिति के बारे में डॉक्टर कुरैशी का मत है कि मुगल काल में वे खुशहाल थे, उनकी आवश्यकताएं आसानी से पूरी हो जाती थी। राज्य की ओर से कृषि के लिए हर संभव प्रोत्साहन दिया जाता था। अनेक प्रकार की अच्छी फसलें उगाने का राज्य प्रयत्न करता था। मुगलों के लिए उपज की बढ़ावा आवश्यकता भी था, क्योंकि गेहूं और चावल का निर्यात किया जाता था। इसके अलावा यदि उत्पन्न में से किसी प्रकार की कमी आती तो उसका कुप्रभाव उद्योगों पर पड़ना निश्चित था, जिसके निर्यात को धक्का लगता था। इसलिए राज्य इस बात के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता था कि उपज में निरंतर बढ़ोतरी होती रहे, जिससे निर्यात की मात्रा में किसी प्रकार की कमी न आए। दूसरी ओर पेलसाट और कुरैशी का मत का समर्थन नहीं करते। पेलसाट के अनुसार किसानों की स्थिति बहुत ही खराब थी। उनके घरों में केवल दुखों और विपत्तियों का स्थान था। मुगल काल में किसानों की स्थिति संतोषप्रद थी या नहीं थी, इसको लेकर विद्वानों में थोड़ा मतभेद हो सकता है, लेकिन फिर भी मूल भू राजस्व की मांग के अतिरिक्त उसे त्याग, दाग, अनुलामों के रूप में और कुछ भी देना पड़ता था। किसानों द्वारा घोर परिश्रम करने के बाद फसल तैयार होती थी, और लेकिन भू राजस्व, अन्य करों एवं लाख भागों को चुकाने के बाद उसके पास इतना अनाज भी मुश्किल से बचता था कि वो अपने परिवार का पेट पाल सके। किसानों के शोषण के विरुद्ध छुटपुट विद्रोह भी होते थे, परंतु उन्हें सख्ती से कुचल दिया जाता था। औरंगजेब के काल में भी सतनामी और जाटों के विद्रोह की पुष्टि करते हैं। इन विद्रोहों के लिए जहां धार्मिक कारण भी उत्तरदायी थे, वहीं किसानों के असंतोष भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। यहाँ यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि किसान तीव्र शोषण को सहन कैसे कर लेते थे। इसका प्रमुख कारण यह था कि उस समय खेती योग्य भूमि प्रचुरता में उपलब्ध थी और जनसंख्या बहुत कम थी। इस कारण परिश्रमी किसान अधिक से अधिक भूमि प्राप्त कर अपनी उपज को बढ़ावा रहता था। अपनी अन्य न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति वह जंगल से लकड़ी आदि काटकर पूरा कर लेता था। जानवरों को आसानी से चरा लेता था। कुटीर उद्योगों की सहायता से रही सही कमी पूरी कर लेता था। व्यापार वाणिज्य। भारत में अंग्रेजों का आक्रमण के समय भारत में व्यापार एवं वाणिज्य के विषय में तत्कालीन फारसी ग्रंथों में बहुत कम जानकारी हमें प्राप्त होती है।
लेकिन कुछ उपयोगी सामग्री इस काल के संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य में उपलब्ध हो जाती है। किसी विदेशी पर्यटकों के वार्ताओं में भी इस बात की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। गांवों तथा शहरों में कारीगर तथा शिल्पी अपने पुराने पेशे को बरकरार रखे हुए थे। उनके औजार भी नहीं थे और उनमें कोई विशेष तकनीकी विकास नहीं हुआ था। इस समय तक बड़े पैमाने पर किसी उद्योग का विकास भी नहीं हुआ था। अधिकांश उद्योग स्थानीय रूप से पिता से पुत्र तथा कई पीढ़ियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते रहते थे। इन कारखानों में शाही तथा दरबारी लोगों की जरूरतों की चीज़ें बनाई जाती थी। इनमें सुनार, किमखाब या रेशम तैयार करने वाले, कसीदाकारी करने वाले, चित्रकार, दर्जी, मलमल, पगड़ी बनाने वाले इत्यादि अनेक कारीगर होते थे जो साथ मिलकर काम करते थे और राजकीय परिवार और उनके महलों की जरूरतों को पूरा करते थे। कारखानों में बनने वाली अधिकांश चीज़ें दरबारी तथा उच्च अधिकारियों को भेंट की जाती थी। और अंग्रेजों के आगमन के समय भारत का आंतरिक बाह्य दोनों प्रकार का व्यापार उन्नति पर था। देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात जो सामग्री शेष बचती थी उसका निर्यात भी कर दिया जाता था। यातायात एवं परिवहन की समस्या व्यापारियों तथा सामान ले जाने वाले का साधनों के द्वारा पूरी की जाती थी। देश में व्यापार के लिए अनेक सड़कें तथा अनेक रास्ते सरकार द्वारा सुरक्षित रखे जाते थे। आंतरिक व्यापार अंग्रेजों के आगमन के समय भारत का आंतरिक व्यापार काफ़ी विस्तृत था। उस समय भी वैश्य प्रमुख व्यापारी हुआ करते थे। उत्तर में व्यापार गुजरातियों, मारवाड़ियों तथा दक्षिण में चेतियों के द्वारा होता था। प्रत्येक गांव में छोटा बाजार होता था जहां छोटी छोटी वस्तुओं का व्यापार होता था। कुछ दुकानें चलती फिरती होती थी जो घोड़े की पीठ पर लगाई जाती थी। महत्वपूर्ण वस्तुओं का व्यापार शहर की मंडियों में होता था। इसके आंतरिक वार्षिक तथा समय समय पर मेलों में समीपवर्ती गांवों कस्बों में पर्याप्त लोग व्यापारी आते थे तथा खूब व्यापार होता था। फेरी लगाकर माल बेचने वाले तथा अन्य प्रकार के व्यापारी बहुत थे जो उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करते थे। इसके अलावा राजपूताने के प्रसिद्ध बंजारे जो हर प्रकार की चीज़ें जैसे अनाज, चीनी, नमक आदि सैकड़ों बैलों पर लादकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे और लोगों को उनकी जरूरत की चीज़ें उपलब्ध करवाते थे। कई काफिले 20-30 हजार बैलों के होते थे। व्यापारी भी काफिलों में इधर उधर जाते थे जो उनके लिए बड़े सुरक्षात्मक थे। भारत के महत्वपूर्ण व्यापारी गुजराती, मारवाड़ी, मुल्तानी थे। विदेशी मुसलमान व्यापारियों में खुरासानी कहकर पुकारा जाता था। वे मुल्तान, लाहौर, राजधानी दिल्ली जैसे प्रशासनिक तथा राजनीतिक केंद्रों में स्थापित बड़े बाजारों में जाते थे। परिवहन के साधन परिवहन के दो साधन थे। माल व सामान अधिकतर सड़कों से ले जाया जाता था जो कि एक प्रकार के मार्ग होते थे। मार्ग को दोनों छायादार वृक्ष होते थे। यात्रियों और व्यापारियों को सुविधा के लिए स्थान स्थान पर सराय तथा विश्राम गृह बने हुए थे। पशुओं के लिए पेयजल की व्यवस्था थी। यात्रियों और व्यापारियों को मार्ग दिखाने के लिए छोटी छोटी अटारी अथवा मीनार बने हुए थे। राजपूताने के भाट भी खतरनाक सड़कों पर काफिलों का मार्गदर्शन तथा सुरक्षा करते थे। व्यापारियों से उपयुक्त प्रभार लेते थे। सड़कों के अलावा माल ढोने का अन्य माध्यम था नदी, जो अपेक्षाकृत सस्ता माध्यम था। कश्मीर, बंगाल, सिंध, पंजाब में अधिकांश सामान नदी मार्ग से ढोया जाता था। बंगाल में नाव तथा समुद्री जहाज़ों का बड़ा बेड़ा होता था। लगभग सभी नौगम्य नदियों से विशेषकर गंगा, यमुना तथा झेलम से पर्याप्त व्यवसाय होता था। यमुना में चौरस पेंदी की कुछ नावें 100 टन वजनी होती थी जबकि गंगा पर 400 से 500 टन के बीच के वजन की थी। थट्टा से लाहौर तक जाने में 6-7 सप्ताह का समय लगता था जबकि व्यापारी यात्री में केवल 18 दिन लगते थे। चुंगी व्यवस्था आंतरिक व्यापार पर स्थान स्थान पर पर्याप्त मात्रा में चुंगी अदा करनी पड़ती थी। चुंगी के अतिरिक्त समस्त बड़े बाजारों, बंदरगाहों को उसे शुल्क रूप में देना होता था जो 2.5% बनता था। औरंगजेब ने इसकी मात्रा हिंदुओं के लिए बढ़ाकर 5% कर दी। आगे चलकर मुसलमानों के लिए इसे बिल्कुल हटा दिया गया। व्यापार को प्रभावित करने वाला दूसरा पहलू सड़कों पर सुरक्षा की व्यवस्था थी। यद्यपि मुगल शासकों ने सड़कों को सुरक्षित बनाने के प्रयत्न किए परंतु व्यापारियों में फिर भी चिंता बनी रहती थी। व्यापारी आमतौर पर काफिलों के साथ
सशक्त सुरक्षा प्रहरी लेकर चलते थे। धन्यवाद।